नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताऊंगा वो वारदात सुगोली, बिहार में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। नेपाल के चितवन क्षेत्र के नारायण घाट से गुजर रहे लोगों की नजर एक बोरी पर पड़ी। उस समय सुबह के 11:30 बजे का समय था। बोरी देखकर एक व्यक्ति ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसने सोचा कि बोरी में कोई सामान होगा। लोगों में आपस में बहस होने लगी कि इस बोरी पर उनका भी अधिकार है। इसके बाद माल की उम्मीद में जैसे ही बोरी का मुंह खोला गया, सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोरी में कोई सामान नहीं बल्कि एक 30-32 साल की महिला का शव था। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। फिर एक युवक ने तुरंत चितवन थाने की पुलिस को इसकी सूचना दे दी। नेपाल पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने डॉग स्क्वाड भी बुला लिया। पुलिस सबूत जुटाने के प्रयास में थी। इसी बीच पुलिस को कुछ दूरी पर एक बोरी और मिली। उसे खोलकर देखा गया तो उस बोरी में भी एक 20-21 साल के युवक का शव था। दोनों शव देखते ही पुलिस के होश उड़ गए। दोनों शव किसकी है, कौन है युवती, कौन है युवक, किसने की है इन दोनों की हत्याएं? दोनों हत्याएं नेपाल पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। शवों की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस समझ गई कि इन दोनों शवों का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है। ये घटना 22 नवंबर 2023 की है। नेपाल पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया। उस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। एक फुटेज से पता चला कि एक व्यक्ति साइकिल पर रखकर 2 बार इन शवों को यहाँ पर फेंक कर गया था। शवों को फेंकने वाले का चेहरा कैमरे में धुंधला होने की वजह से साफ पता नहीं चल सका। पहचान की गुंजाइश इतनी भर थी कि जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को शवों से कुछ दूरी पर एक थैला मिला। उस थैले पर बिहार के मोतिहारी जिले के सुगोली की एक दुकान का पता लिखा हुआ था। नेपाल पुलिस ने अनुमान लगाया कि जरूर इन दोनों शवों का संबंध भारत के बिहार राज्य के सुगोली से होगा। बताते चले कि मोतिहारी बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है। बिहार की राजधानी पटना से 170 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण नेपाल की सीमा पर बसा है। इसके बाद नेपाल पुलिस ने थाना सुगोली पहुंचकर वहां की पुलिस को दोनों शवों के साथ ही मिले थैले के बारे में जानकारी दी। दोनों शवों की फोटो भी दिखाए। थाना सुगोली पुलिस को जैसे ही मृतकों के बारे में जानकारी मिली तो वो हैरान रह गई, क्योंकि इन दोनों की पिछले 25 दिनों से तलाश कर रही थी। ये शव 21 साल की ऋषभ निवासी फुलवरिया थाना सुगोली और 30 साल की अस्मिता उर्फ संजू देवी निवासी सुगाहडीह थाना सुगोली की थी। नेपाल पुलिस से पूरी दास्तान सुनने के बाद सुगोली थाने की पुलिस सक्रिय हो गई। सुगोली के एसएचओ अमित कुमार सिंह ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। इस पर एसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर एएसपी राज ने मामले को अपने हाथ में लेकर एसएचओ को आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद सुगोली थाने के एसएचओ अमित कुमार सिंह ने इस संबंध में अपने थाने के रिकॉर्ड के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। उन्हें याद आया कि 30 नवंबर 2023 को एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। ये रिपोर्ट फुलवरिया गांव के रहने वाले 22 साल के रितेश साहा के लापता होने के संबंध में उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई थी। पुलिस रितेश के अपहरण के मामले को नहीं सुलझा पा रही थी। पुलिस ने काफी मत्थापच्ची की लेकिन सुराग नहीं मिल पा रहा था। अब तक रितेश के अपहरण की गुत्थी अनसुलझी ही थी। पिता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 23 अक्टूबर 2023 को उनका बेटा रितेश साहा नवमी मेला देखने गया था, लेकिन लौटकर नहीं आया। उसे रिश्तेदारियों व दोस्तों के यहाँ भी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें शक है कि उनके बेटे रितेश का अपहरण उसके बचपन के दोस्त ऋषभ निवासी फुलवरिया ने अपनी प्रेमिका अस्मिता उर्फ अंजू देवी के साथ मिलकर किया है। उन्होंने पुलिस को ये भी जानकारी दी कि रितेश के अवैध संबंध भी उस अस्मिता से थे। सुगोली थाना पुलिस को अब रितेश साहा के पिता पर ही शक होने लगा कि रितेश के अपहरण होने की रिपोर्ट दर्ज कराकर कहीं पिता उसका बचाव तो नहीं कर रहा। पुलिस को अब ये भी लगने लगा कि कहीं आशिकी के चक्कर में रितेश और उसके घर वालों ने ही नेपाल ले जाकर ऋषभ और अस्मिता की हत्या तो नहीं कर दी और रितेश के अपहरण की मनगढ़ंत कहानी पुलिस को बता रहे हैं।
इस पर रितेश के पिता ने कहा कि जब से उनका बेटा लापता हुआ था वो लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं और बेटे को तलाश करने की गुहार लगा रहे थे। अब मेरे लापता बेटे पर ही हत्या का आरोप लगाना ठीक नहीं है। नेपाल से आई इस खबर ने अब मामले में एक नया मोड़ ला दिया था। सुगोली थाना पुलिस अब रितेश की तलाश में जुट गई। वहीं पुलिस को एक बात खटक रही थी कि जिस अखिलेश भगत की पत्नी अस्मिता उर्फ संजू अपने प्रेमी के साथ नेपाल चली गई, वो अब तक हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठा है? उसने पत्नी की गुमशुदगी अब तक दर्ज क्यों नहीं कराई, न संपर्क किया? तब पुलिस का माथा ठनका। पुलिस अखिलेश भगत की तलाश में जुट गई, लेकिन वो अपने गांव में नहीं मिला। तब 31 दिसंबर 2023 को मुखबिर ने अखिलेश भगत के गांव कोवई में होने की सूचना पुलिस को दे दी। सुगोली थाना पुलिस 2 जनवरी 2024 को मृतका अस्मिता उर्फ संजू देवी के पति अखिलेश भगत को तलाशती हुई कोवई गांव पहुंची, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अखिलेश को थाने लाकर उससे पूछताछ की गई। अखिलेश ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी अस्मिता 2 युवकों को दिल दे बैठी थी। उसे इस बात का पता नहीं था। जानकारी होने पर जब उसने पत्नी पर दोनों प्रेमियों से मिलने पर पाबंदी लगा दी तो वो दोनों उसकी पत्नी को लेकर फरार हो गए। अब पुलिस से ही उसे जानकारी मिली है कि नेपाल में उसकी पत्नी और एक प्रेमी ऋषभ की हत्या हो गई है, जबकि दूसरा प्रेमी अभी फरार चल रहा है। संजू देवी का पति अखिलेश भगत थाने की पुलिस को काफी देर तक यही कहानी सुनाकर गुमराह करता रहा, लेकिन वो पुलिस की इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया कि अपनी पत्नी की गुमशुदगी उसने अब तक दर्ज क्यों नहीं कराई, वो अब तक हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठा है। पुलिस समझ गई कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। तब पुलिस ने अखिलेश भगत से सख्ती से पूछताछ की, जिसका जल्द ही परिणाम सामने आ गया। अखिलेश भगत वास्तव में बगुला भगत निकला। पुलिस की सख्ती के आगे वो रट्टू तोते की तरह बोलने लगा। एसएसपी राज ने प्रेस वार्ता आयोजित करके ट्रिपल मर्डर का पर्दाफाश करते हुए बताया कि एक आरोपी अखिलेश भगत को गिरफ्तार किया गया है। इस हत्याकांड में प्रेम प्रसंग कारण बनकर सामने आया है। पहले महिला और उसके प्रेमी ऋषभ की हत्या की गुत्थी सुलझाई जा रही थी, तभी महिला के एक और प्रेमी रितेश शाह की हत्या का मामला सामने आया। रितेश के पिता ने अपहरण का आरोप रितेश के बचपन के दोस्त ऋषभ और प्रेमिका अस्मिता देवी पर लगाया था। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन ऋषभ और अस्मिता दोनों का पता नहीं चल सका था। जिले में पूरी खोजबीन के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। 25 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद ऋषभ और अस्मिता तक नहीं पहुंचा जा रहा था, लेकिन नेपाल पुलिस द्वारा दी गई खबर से मामले में नया मोड़ आ गया था। अखिलेश भगत इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग का काम करता था। साल 2013 में उसकी शादी अस्मिता के साथ हुई थी। दोनों का जीवन मजे से कट रहा था। शादी के बाद उनके 2 बेटे पैदा हुए। आज से लगभग 5 साल पहले वो पत्नी के साथ अपने मामा के घर फुलवरिया गांव में एक शादी समारोह में गया था। ऋषभ और रितेश आपस में दोस्त थे, वो भी उसी शादी समारोह में मौजूद थे। समारोह में बच्चा छोटा होने और भीड़ के कारण अस्मिता को खाना लाने में परेशानी हो रही थी। उसने पास खड़े एक युवक ऋषभ से मदद मांगी। इस पर ऋषभ उसके लिए प्लेट में खाना लेकर आ गया था। शादी में उस युवक का दोस्त रितेश शाह ये सब देख रहा था। उसने ऋषभ से कहा कि वो भी उस महिला से दोस्ती करेगा। ऋषभ ने कहा कि जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो खाना लाने में उसकी केवल मदद की है। लेकिन रितेश ने एक ना सुनी और वो भी महिला को खाने का सामान लाकर देने लगा। इस तरह दोनों दोस्तों की पहचान अस्मिता से हो गई। रितेश और ऋषभ ने अस्मिता से मिलने के लिए अब उसके पति अखिलेश भगत से दोस्ती कर ली। उम्र में अंतर होने के बावजूद दोस्ती हो गई। अब दोनों युवकों का अखिलेश के घर आना जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे अस्मिता से दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों दोस्तों के साथ अस्मिता के जिस्मानी संबंध भी बन गए। अब जब भी रितेश और ऋषभ को मौका मिलता अस्मिता के पास आते और अपनी हसरतें पूरी करके चले जाते थे। वे दोनों अस्मिता, उसके बच्चों और पति पर भी खूब खर्चा करते थे, जिससे अखिलेश को उन पर शक ना हो। अखिलेश की पीठ के पीछे उसकी पत्नी क्या गुल खिला रही है, इसकी अखिलेश को भनक तक नहीं लगी। धीरे धीरे अस्मिता का झुकाव प्रेमी ऋषभ की ओर अधिक हो गया। अंतरंग क्षणों में अस्मिता और ऋषभ को रितेश अब रहा का रोड़ा नजर आने लगा था। एक दिन ऋषभ ने अखिलेश भगत से शिकायत कर दी कि उसकी पत्नी के साथ
रितेश साहा गलत काम करता है और उसे परेशान करता है। इस पर अखिलेश ने पत्नी से इसके बारे में पूछताछ की। अस्मिता ने बताया रितेश से उसके अवैध संबंध नहीं है, लेकिन वो उसे परेशान करता है। कई बार मना किया लेकिन वो मानता नहीं है। इसके बाद अखिलेश भगत, ऋषभ और उसकी पत्नी अस्मिता उर्फ संजू देवी ने मिलकर रितेश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। इस योजना में अखिलेश ने अपने एक दोस्त विनय को भी शामिल कर लिया। योजना के मुताबिक 23 अक्टूबर 2023 को अस्मिता ने रितेश साहा को छपवा में आयोजित नवमी मेले को देखने के लिए बुलाया। रितेश अस्मिता के बुलावे पर मेला देखने पहुंच गया। इसी दौरान एक सुनसान जगह पर ले जाकर रितेश के गले में गमछा डालकर उसकी गला घोंटकर सभी ने मिलकर हत्या कर दी। फिर सबको एक वाहन से विनय अपने थाना केसरिया के गांव गोपालपुर ले गया, जहां एक खेत पे गड्ढा खोदकर रितेश साहा को दफन कर दिया गया था। इसके बाद हत्यारे अपने अपने घरों को चले गए। जब मेले से रितेश घर लौटकर नहीं आया तो उसके घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने काफी खोजबीन की। नवमी मेले में ऋषभ और उसकी प्रेमिका अस्मिता को रितेश के साथ गांव वालों ने देखा था। इस दौरान उन्हें पता चला कि दूसरा प्रेमी ऋषभ और अस्मिता इस समय छतौनी में है। परिजनों के साथ ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर छतौनी पुलिस के हवाले कर दिया। जब छतौनी पुलिस ने सुगोली थाने में संपर्क किया तो वहां की पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी ऋषभ के खिलाफ प्राथमिकी और अन्य आरोपों से इनकार कर दिया। इसके बाद छतौनी पुलिस ने दोनों को उनके घर वालों को सौंप दिया था। इस घटना के बाद 30 अक्टूबर 2023 को लापता प्रेमी रितेश साहा के पिता ने थाना सुगोली में गांव के ही ऋषभ और उसकी प्रेमिका अस्मिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए रितेश का अपहरण करके उसकी हत्या कर देने की आशंका जताई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ऋषभ और अस्मिता नेपाल चले गए और वहां चितवन में जाकर रहने लगे। इस जानकारी के बाद पुलिस ने अखिलेश भगत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अब रितेश का शव बरामद करना था। वो आरोपी अखिलेश भगत को लेकर बताए गए स्थान गांव गोपालपुर पहुंची, जहां मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी अखिलेश भगत की निशानदेही पर खेत में खुदाई कराई गई। खुदाई के दौरान गड्ढे से बाल, अंगूठा, नाखून इत्यादि मिले, लेकिन पूरी बॉडी नहीं मिली। पुलिस ने बरामद अवशेषों को सील करने के बाद उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि रितेश के शव को ठिकाने लगाने में कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। पुलिस अपने मुखबिरों से उनकी पहचान कराने के बाद उनकी गिरफ्तारी में जुट गई, ताकि रितेश के शेष अवशेषों को बरामद किया जा सके। उधर रितेश की हत्या के बाद ऋषभ और उसकी प्रेमिका अस्मिता उर्फ संजू देवी अखिलेश भगत को बिना बताए नेपाल भाग गए। प्रेमी प्रेमिका ने अपने रास्ते के रोड़े को हटा दिया था। दोनों अपनी जिंदगी आराम से बिताना चाहते थे। नेपाल में दोनों किराए पर कमरा लेकर चितवन में रहने लगे थे। इधर पत्नी अस्मिता और ऋषभ के अचानक गायब हो जाने पर अखिलेश परेशान हो गया। पूर्वी चंपारण से नेपाल अधिक दूरी पर नहीं है, 1.5 घंटे का रास्ता है। उसे शक हुआ कि जरूर दोनों नेपाल भाग गए हैं। इसी बीच उसे कुछ लोगों से पता चला कि ऋषभ और अस्मिता को नेपाल में देखा गया है। अखिलेश भगत दोनों को तलाशता हुआ एक दिन नेपाल जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि दोनों चितवन में किराए पर कमरा लेकर रह रहे हैं। जब अखिलेश भगत उनके कमरे पर पहुंचा तो दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर उसका खून खौल गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया। अखिलेश भगत भी दोनों के साथ वहीं पर रहने लगा। वो जानता था कि उसको उसकी पत्नी अस्मिता और उसके प्रेमी ऋषभ ने धोखा दिया है। उसे पता चल गया कि रितेश की हत्या भी ऋषभ और अस्मिता की चाल थी। अखिलेश अब पूरी तरह से समझ गया था कि ऋषभ ने अस्मिता पर सिर्फ अपना एक अधिकार जमाने के लिए ही अपने दोस्त रितेश की हत्या की थी, लेकिन अखिलेश ने अपने मन की बात दोनों के सामने जाहिर नहीं होने दी। वो उनके सामने सामान्य तरीके से रहने लगा। अखिलेश अब मौके की तलाश में था। 18 नवंबर 2023 को जब अखिलेश की पत्नी अस्मिता कपड़े धो रही थी और ऋषभ कमरे में सो रहा था, तभी अखिलेश ने सोते समय ऋषभ को दबोच लिया और उसके गले में गमछा डालकर उसकी हत्या कर दी। कपड़े धो रही अस्मिता ने ऐसा करते हुए उसे देख लिया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से भरे अखिलेश ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे भी मार दिया। दो हत्याएं करने के बाद अब उन्हें ठिकाने भी लगाना था। अखिलेश ने अलग अलग बोरियों में दोनों शवों को बंद करने के बाद एक साइकिल का इंतजाम किया। फिर एक एक बोरी को ले जाकर चितवन के जंगल में फेंक आया।
इसके बाद वो नेपाल से भागकर अपने गांव आ गया। एक युवक की हत्या भारत में, जबकि एक युवक व एक महिला की हत्या नेपाल में कर दी जाती है। इस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को नेपाल पुलिस की मदद से एसएसपी राज के नेतृत्व में सुगोली थाने के एसएचओ अमित कुमार सिंह, एएसआई अभिनव राज व टेक्निकल टीम ने सुलझा दिया। पुलिस ने अखिलेश भगत को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया, जहां से उसे 3 हत्याओं यानी पत्नी अस्मिता तथा उसके 2 प्रेमियों रितेश और ऋषभ की हत्या को अंजाम देने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आज की हमारी जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है रायपुर छत्तीसगढ़ से। तारा सिंह ने दूसरे पड़ोसियों की मदद से दरवाजे का ताला तोड़ा। वो जैसे ही घर के भीतर घुसे, उन्होंने एक कमरे में जॉली को खून से लथपथ पाया। लोगों ने तुरंत नजदीकी आमा सिवनी पुलिस थाने में इत्तला कर दी। थोड़ी देर में ही एसएचओ दीपक पासवान अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखते ही वो समझ गए कि जॉली सिंह की निर्मम हत्या की गई है। एसएचओ पासवान ने इसकी जानकारी एसपी संतोष सिंह व एसपी सुरेश धुरव को भी दे दी। घटना चूंकि पुलिस कांस्टेबल की पत्नी की हत्या की थी, इसलिए दीपक पासवान ने तुरंत नक्सलियों के गढ़ सुकमा में डॉग हैंडलर के पद पर तैनात जॉली सिंह के पति शिशुपाल सिंह को भी घटना की जानकारी दे दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित आमा सिवनी पुलिस कॉलोनी में रहने वाली जॉली सिंह ने रोजाना की तरह फेसबुक पेज पर अपने हाल के रील पर आए कमेंट्स पढ़ने लगी। कई कमेंट्स पर तेजी से उंगलियां सरकाती चली गई, किंतु एक कमेंट पर वो अटक गई। उसे 2-3 बार पढ़ डाला। कमेंट ही कुछ ऐसा था, उसे बार बार पढ़ने का मन कर रहा था। हेलो, आपने जो रील बनाई है मुझे बहुत अच्छी लगी है। आपने तो कमाल कर दिया है। मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं था, इसकी कल्पना तक नहीं की थी। सचमुच वंडरफुल। आप ये कैसे कर रही हैं कि देख करके मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। सच कहता हूँ जॉली जी, आप जैसा इस दुनिया में शायद कोई हो। इसे पढ़ती हुई वो मन ही मन खुश हो रही थी। कमेंट लिखने वाले का नाम जयसिंह था। जॉली का सरनेम भी सिंह होने के कारण उसने भावात्मक जुड़ाव महसूस किया और तुरंत कमेंट को लाइक करके लिखा वेलकम। महज एक शब्द ने जय और जॉली के बीच परिचय और संवाद का दरवाजा खोल दिया था। जल्द ही दोनों सोशल मीडिया पर बातें करने लगे थे। एक दिन जय सिंह ने लिखा, मैडम अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, जरूर, आप तो मेरे वेल विशर हैं। इस पर जय सिंह ने अपने दिल की बात लिख डाली। आपको मेरी प्रोफाइल और पोस्ट से पता चल ही गया होगा कि मैं मुंबई में रहता हूँ। यहाँ का वातावरण भी आप समझ सकती है कितना खुलापन है, मगर आप छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहकर भी कुछ कम एडवांस नहीं है। खुले विचार है, आजाद ख्याल रखती है, एडवांस भी है। इस मैसेज का जवाब देने से जॉली खुद को रोक नहीं पाई। उसने लिख दिया, अरे आजकल तो पूरा देश रील और इंस्टाग्राम का दीवाना बन चुका है। कल जो टिकटॉक पर थे आज रील बना रहे हैं। देखिए ना, 1.5 मिनट की रील क्या कमाल करती है। मैं तो चाहती हूँ कि इसका टाइम और बढ़ा दिया जाए। तुरंत जवाब मैसेज आया, अच्छा, बहुत जानकारी रखती हैं रील के बारे में आप। क्या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? उसने झिझकते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी मैसेज के साथ जॉली सिंह ने अपना मोबाइल नंबर भी टाइप कर दिया। थोड़ी ही देर में जय सिंह ने मोबाइल पर कॉल कर दी। जॉली ने फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से मधुर आवाज आई, जी मैं जय सिंह बोल रहा हूँ। जी मैं रायपुर से जॉली सिंह बोल रही हूँ। जॉली भी अपनी आवाज में शहद घुलते हुए बोली, मैडम एक बार फिर कहूंगा, आप कहाँ छत्तीसगढ़ में हो? आप फेसबुक पर जो रील बनाती हो उसे देखकर कम से कम मैं तो आपका प्रशंसक ही नहीं, एक जबरदस्त मुरीद बन गया हूँ। क्यों, ऐसा क्या खास है मेरी रील में? मैं भी तो सुनूं जरा। जॉली सिंह हंसती हुई बोली। ये सुनते ही जय सिंह को एक सुखद एहसास हुआ और अपनी भावना में तारीफ के शब्द घोलकर उसने व्यक्त कर दिए। अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर जॉली गदगद हो गई। उसने कई बार कहा, जी शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक। और फिर इस तरह से दोनों के बीच में अक्सर बातें होने लगी। कभी जॉली तो कभी जय दिन में 1-2 बार एक दूसरे को कॉल कर लिया करते थे। एक दिन जय सिंह ने जॉली को कॉल किया। शुरुआत अनौपचारिक बातों से हुई। इस सिलसिले में उसने कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या मैं रायपुर आ सकता हूँ आपसे मिलने? मेरे लिए आपके पास समय होगा ना?
जॉली ने तत्काल जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपका स्वागत करूंगी। कब आ रहे हैं? आप कहो तो मैं कल सुबह ही आ जाऊं उड़कर। भला कैसे, इतनी जल्दी आ जाओगे? मैं मुंबई से रायपुर की पहली उड़ान में ही निकल आऊंगा और सुबह सुबह आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा ऐसा, इतनी जल्दी आ जाओगे? ये बहुत अच्छी बात है, आ ही जाइए। जॉली आश्चर्य से बोली और मिलने की अनुमति दे दी। और सचमुच दूसरे दिन दोपहर लगभग 12 बजे जयसिंह मुंबई से रायपुर फ्लाइट से पहुंच गया। उसने एयरपोर्ट से ही जॉली को फोन किया, मैं रायपुर आ गया हूँ। जॉली घबराई हुई सी आवाज में बोली, मगर मैं बड़ी चिंतित हूँ, हम कहाँ मिलेंगे? तुम्हें मैं बताना भूल गई कि मेरे पति पुलिस में है। क्या कहा, पुलिस में? ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं रायपुर आता ही नहीं। जय को भी घबराहट होने लगी थी। इस पर जॉली हंस पड़ी, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, वो यहाँ से बहुत दूर दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मगर सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जब कोई देखे और कुछ पूछे तब कहना कि मैं पार्सल लेकर आया हूँ, कुरियर का। ये सुनकर जय सिंह ने चैन की सांस ली। उसने कहा, ओके, मैं पहुंच जाता हूँ। थोड़ी देर में जय टैक्सी से जॉली से मिलने पुलिस कॉलोनी में ब्लॉक नंबर ए पर पहुंच गया था। उसके सामने जॉली खड़ी थी। जय सिंह उसे देखते ही समझ गया था कि जॉली उस पर पूरी तरह से फिदा है। उससे मिलने के जुनून में उसने जॉली को अपनी बाहों में भर लिया। जॉली ने भी कोई आपत्ति नहीं की। मंगलवार के दिन 5 मार्च 2024 की रात लगभग 9:30 बजे जॉली सिंह के पड़ोसी तारा सिंह ने देखा कि उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ है। वो चकित हो गया, क्योंकि रात के समय ऐसा पहली बार हुआ था कि जॉली किसी को बिना बताए कहीं गई थी। आधा घंटे बाद तारा सिंह दोबारा बाहर आया। उस समय भी ताला लगा हुआ था। इसी दरमियान जॉली सिंह की ननद भावना का तारा सिंह के मोबाइल पर फोन आया। भाभी को मैंने कई कॉल लगाए हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। देखिए कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं है। क्या बात है? हाँ, मैंने भी गौर किया है और खुद चिंतित हूँ। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था कि अभी भी बहू के घर का ताला लगा हुआ है। पता नहीं क्या बात है। वो कहीं भी जाती है तो बताती है, मगर इतनी रात में कहाँ गई होंगी? घर में अभी भी ताला लगा हुआ है, तारा सिंह ने भावना को बताया। ये सुनकर भावना और ज्यादा चिंतित हो गई। बोली, मैं कई दफा कॉल लगा चुकी हूँ, लेकिन फोन नहीं उठा रही है। पता कीजिए, जरूर कोई बात है। कुछ आशंका हो तो ताले को तोड़वा कर देखिए। भावना की इस तरह की आशंका जताने पर दरवाजे का ताला तोड़ा गया। तब कमरे में जॉली सिंह का लहूलुहान शव मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके थे। रात को लगभग 2 बजे तक पुलिस की जांच चलती रही। पुलिस को वहां मुंबई फ्लाइट का एक टिकट भी मिला। खून से सने हुए कपड़े भी मिले। पास ही एक कैंची भी मिली जो धोई गई थी। पुलिस ने घटनास्थल की जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद जॉली सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। अगले रोज राजधानी रायपुर के अखबारों में जॉली सिंह हत्याकांड की खबर प्रकाशित हुई। जॉली सिंह की ये खबर सुर्खियों में थी। ये भी लिखा गया था कि उसका पति शिशुपाल सिंह पुलिस आरक्षक है और दोनों अलग अलग रहते हैं। इस बात की चर्चा के साथ साथ अटकलें लगाई जाने लगी कि आखिर जॉली सिंह का शव मकान के भीतर कैसे मिला, दरवाजे पर ताला किसने लगाया था। एसएचओ दीपक पासवान ने जॉली सिंह हत्याकांड में धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एसपी संतोष सिंह ने घटनास्थल का दौरा कर पुलिस टीम को जांच कर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए। जॉली सिंह के बारे में पुलिस ने तमाम जानकारियां जुटाई। उसकी मां सुलोचना देवी ने बताया कि जॉली सिंह और शिशुपाल सिंह की शादी 2012 में हुई थी। शिशुपाल पुलिस की नौकरी में है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले कुछ समय से बेटी और दामाद के संबंधों में कड़वाहट घुली हुई थी। दोनों अलग अलग रहते थे, तलाक लेना चाहते थे, तलाक नहीं हुआ था। शिशुपाल सिंह हर महीने 10,000 रुपए भी जॉली को खर्चे का दिया करता था। जॉली की मौत पर उसके पिता सूरज सिंह भी काफी आहत हो गए थे। उन्होंने पोस्टमार्टम किए जाने वाले अस्पताल पर भी नाराजगी दिखाई। उन्होंने पुलिस की जांच टीम को गुस्से में कहा, हमें यहाँ के पोस्टमार्टम पर विश्वास नहीं है, कहीं और पोस्टमार्टम होना चाहिए। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी ने एसएचओ दीपक पासवान के नेतृत्व में एक टीम बनाई, जिसमें साइबर क्राइम के योग्य अधिकारियों को भी शामिल किया गया।
एसपी संतोष सिंह ने सभी के साथ मीटिंग करके 7 दिनों के भीतर इस मामले का खुलासा करने के सख्त निर्देश दिए। एसपी संतोष सिंह के निर्देश के बाद मृतका के पति शिशुपाल सिंह को थाने बुलाया गया। उससे लगभग 5 घंटों तक लंबी पूछताछ की गई। उसने पुलिस द्वारा पूछे गए सभी सवालों का सहजता के साथ जवाब दिया, किंतु जब ये पूछा गया कि क्या उसका मुंबई आना जाना होता है, तब वो चौंक गया और बोला, नहीं सर, मेरा मुंबई से भला क्या नाता जो वहां आना जाना होता। हमें घटना स्थल पर रायपुर से मुंबई के फ्लाइट की एक टिकट मिली है, पुलिस ने बताया। तो फिर पता कीजिए टिकट किसके नाम है। शिशुपाल तुरंत बोला, इसका मतलब जॉली के हत्यारे का संबंध इस टिकट से है। पुलिस ने जब इस बारे में तहकीकात की तब पता चला कि ये टिकट जयसिंह नाम के व्यक्ति ने खरीदा था। पुलिस को देर शाम एक व्यक्ति ने थाने में आकर एक मोबाइल फोन जमा करवाते हुए कहा कि ये मोबाइल फोन उसे टैक्सी स्टैंड के पास मिला है। वो मोबाइल साइबर क्राइम को सौंप दिया गया। पुलिस ये जानकर चौंक गई क्योंकि मोबाइल मृतका जॉली सिंह का था। कॉल हिस्ट्री की जांच के बाद जॉली सिंह की हत्या में जयसिंह नाम के व्यक्ति के हाथ होने का संदेह और मजबूत हो गया। तत्काल पुलिस की एक टीम मुंबई भेजी गई। पुलिस ने जयसिंह की फ्लाइट टिकट के आधार पर उसका पता ठिकाना ढूंढ लिया था। वहां उसके बारे में मालूम हुआ कि वो एक फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री में पता चला कि वो कई दिनों से अपने गांव गया हुआ है। पुलिस टीम खाली रायपुर लौट आई। जयसिंह भदोही उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। जिन दिनों छत्तीसगढ़ की पुलिस उसकी तलाश में मुंबई गई थी, उन दिनों वो अपने घर भदोही आया हुआ था। अपने घर में जयसिंह कमरे में सोया हुआ था। तभी उसे किसी ने झिंझोड़कर जगाया था। उसने आंखें खोली तो सामने कुछ अपरिचित लोगों को देखकर वो घबरा गया। हड़बड़ी में वो बोला, क्या हुआ, क्या बात है जो मुझे इस तरह जगा दिया? कौन है आप लोग? मिस्टर जयसिंह, हम रायपुर से तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, कहकर सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस टीम ने जयसिंह को दबोच लिया और कहा, तुम पर रायपुर में एक हत्या का आरोप है। तुम्हारे खिलाफ हमें सबूत मिल चुके हैं। इस पर घबराकर पलंग पर उठ बैठे जयसिंह ने कहा, मगर आप लोगों को मेरे घर का पता कैसे चला? ये तुम्हें हम बाद में बताएंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुमने जॉली सिंह को क्यों मारा? तुम्हारा उससे कब से परिचय था? ये सुनते ही जयसिंह समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो टूट गया और सब कुछ बताने को तैयार हो गया। पुलिस टीम उसे रायपुर ले आई। उसने बगैर किसी लाग लपेट के अपनी करतूत की सारी कहानी उगल दी। उसने पुलिस को बताया कि उसने कोविड-19 के लॉकडाउन के दरमियान जॉली का टिकटॉक पर वीडियो देखा था। वो उसे लाइक करने लगा था। अचानक जुलाई में उसका वीडियो दिखना बंद हो गया। दोस्तों से मालूम हुआ कि भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। उसे बहुत निराशा हुई। वो सोशल साइट पर जॉली के छोटे छोटे वीडियो ढूंढने लगा। इसी क्रम में उसे सितंबर 2020 में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर छोटे रील्स मिले जो मात्र 15 सेकंड के थे। उस पर सर्च किया तब जॉली का वीडियो वहां पर मिल गया। उसने समझ लिया कि उसकी किस्मत अच्छी है जो जॉली का वीडियो मिल गया। उसने उसे तुरंत फॉलो कर दिया। इस तरह जयसिंह पर एक बार फिर से जॉली की दीवानगी छा गई। वो उससे मोहब्बत कर बैठा था। कोरोना का दौर खत्म होते ही वो जॉली से मिलने के लिए रायपुर जा धमका। वे छिपकर मिलते रहे। किसी को उनके प्रेम संबंध की भनक तक नहीं लगी थी। हालांकि जयसिंह शादीशुदा था। गांव में उसकी पत्नी बच्चों के साथ रहती थी। जॉली भी शादीशुदा थी, लेकिन पति शिशुपाल से विवाद की वजह से वो अकेली रहती थी। फिर भी जॉली और जय के बीच में मधुर संबंध होते चले गए। जॉली से मिलने के लिए जय रायपुर महीने 2 महीने के अंतराल पर आने जाने लगा। एक रोज जॉली ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया। इस पर जय ने इनकार कर दिया। उसने बताया कि उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, इसलिए वो शादी नहीं कर सकता। इस पर वो नाराज हो गई और जय को जेल भेजने की धमकी देने लगी। जब जय 5 मार्च 2024 को उससे मिलने उसके घर पहुंचा, तब जॉली गले लगते ही उससे शादी करने की जिद कर बैठी, जिससे उसका मूड खराब हो गया। जॉली की जिद और बर्ताव को देखकर वो बौखला गया था। दूसरी तरफ जॉली भी अपने आपे से बाहर आ गई। दोनों के बीच में तू मैमे के साथ साथ गाली गलौज तक होने लगी। जय ने भी उसे गाली दी और धक्का दे दिया। वो गिर गई, माथे पर चोट आई और खून निकलने लगा।
तभी जय को ख्याल आया कि क्यों ना इसका काम तमाम कर दिया जाए, रोज रोज की ब्लैकमेलिंग से छुटकारा मिल जाएगा। पास ही रखी एक कैंची उठाकर जय ने उस पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। जॉली बेजान हो गई। इसके बाद जय ने उसके शव को घसीटकर दूसरे कमरे में पहुंचा दिया। खून से सनी कैंची को पानी से धोया और वहां बैठ कर के बहुत देर तक रोता रहा। कुछ समय बाद जय वहां से बाहर निकला। उसने निकलते समय दरवाजे पर ताला लगा दिया था। जॉली का मोबाइल भी उसने अपने साथ रख लिया था, मगर वो हड़बड़ी में कहीं गिर गया, इसका उसे पता ही नहीं चला। फ्लाइट की टिकट भी नहीं मिली, वो भी कहीं गिर गई थी। जय सिंह द्वारा हत्या का अपराध कबूल करने के बाद अमाशिवनी पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।